नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी में सीएम योगी का एक्शन हमेशा चर्चा में रहता है। फिलहाल संभल हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। जामा मस्जिद के एडवोकेट सदर जफर अली को एसआईटी ने गिरफ्तार किया। मामले में पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे होने की बात भी कही जा रही है। वहीं जफर अली के बड़े भाई ताहिर अली एडवोकेट ने जेल में उनकी जान को खतरा बताया है। ताहिर अली का कहना है कि प्रशासन का सहयोग करने का जफर अली को इनाम मिला है। सारे अधिवक्ता एक साथ हैं और 27 मार्च तक कलमबंद हड़ताल रहेगी। कोई अधिवक्ता कोई काम नहीं करेगा। वहीं सपा सांसद बर्क को पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। आरोप है कि बर्क के भाषण ने हिंसा को भड़काया है। तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के अवैध मदरसों पर कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 140 मदरसों को सील किया जा चुका है और 400 मदरसे निशाने पर हैं जो अवैध बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने अवैध मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई से मौलाना गैंग बौखलाया हुआ है और विरोध में जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। संभल में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। जफर अली तो फिलहाल जेल में है, लेकिन ये कैसा आरोप, मतलब पुलिस प्रशासन के अंदर में भी जान को खतरा कैसे हो जाता है? देखिए, इन लोगों के जान को खतरा जेल के बाहर हर जगह पर है, जेल के अंदर नहीं है। ये सुरक्षित है जेल के अंदर ही। ये जिस मानसिकता के लोग हैं, जेल में सुरक्षित रह सकता है, अगर जेल से बाहर आया तो कभी भी गाड़ी पलट सकती है, इनकाउंटर हो सकता है और फिर उसके बाद जो आगे इन लोगों की स्थिति होगी उसी के ऊपर आजकल मौलाना गैंग के बीच चर्चा हो रही है। हालांकि ये जेल से बाहर निकालने का पैतरा है। ये कह रहा है कि सारे अधिवक्ता एक हो गए हैं, सब कलम बंद हड़ताल करेंगे, तो 1 साल के लिए हड़ताल कर लो। जफर अली को जमानत नहीं मिलेगी। कोर्ट में जज साहब को भी सोचना चाहिए, चलो भाई तुम लोग हड़ताल पर हो, कोई पिटीशन भी हम मंजूर नहीं करेंगे, आप सीधे हाई कोर्ट में जाओ। हाई कोर्ट से जाएगा, कहेगा कि भाई संभल की अदालत पर जाओ, क्योंकि वहां वकील साहब लोग हड़ताल किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक चोर लुटेरा जिहादी तत्व को जो एलएलबी करके वकील बना हुआ है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब पेशे से अगर किसी व्यक्ति की पहचान बनाई जाए या फिर उसकी पहचान छिपाई जा सकती है, तो कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन, मंत्री जेल नहीं जाना चाहिए। उसे करप्शन से पहले ही मुक्त करके सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। जैसे अरविंद केजरीवाल सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटता था अपनी पार्टी के अंदर, उसी तरीके से ये लिख देना चाहिए, संविधान के अंदर भी संशोधन करवा दो कि अगर किसी से एलएलबी कर लिया, अगर कोई वकील बन चुका है, तो उसके बाद उसके ऊपर कोई मुकदमा हो ही नहीं सकता। वो चाहे जो कर ले, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसी तरह से जब यहाँ पूरे हिंदुस्तान में जुडिशियल सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, संसद में बहस हो रही है, हंगामा चल रहा है इस बात को लेकर कि हायर जुडिशियरी में, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों के घर के अंदर जो कैश मिल रहे हैं, उनके करप्शन के चर्चे हो रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे कैश मिले और उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने पूरी तरह से इस मामले को ढकने के लिए उनका ट्रांसफर कर दिया कि मतलब जहां से आए थे वहीं चले जाएं। दिल्ली में करप्शन मत करो, जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में करप्शन करो। इसलिए वहां के वकीलों ने भी मोर्चा खोल रखा है कि नहीं, हम इनको यहां एंट्री करने नहीं देंगे। डिमांड पर डिमांड रखे जा रहे हैं। तो ये पूरे हर जगह पर जो वकील करप्ट होंगे, वकीलों के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को ये पता है कि एक बार इनके चक्कर में फंस गए तो फिर आप चक्कर काटते काटते ही पूरी जिंदगी गुजार देंगे। और ये अब ईमानदारी का ढोंग रच रहे हैं इस बात के लिए कि जफर अली को पुलिस ने जो गिरफ्तार किया वो नाजायज है, गलत है। वो सिखाएंगे इस बात के लिए भी कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कैसे होना चाहिए। आपका काम वकालत करना है, पैरवी करना है, सबूत इकट्ठा करना, उसकी जानकारी देना पुलिस का काम है। आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं हो। इसलिए अगर ये लोग चाहते हैं कि कलम बंद हड़ताल करें, जफर अली का भाई चिल्ला चीख रहा है, ये मौलानाओं को इकट्ठा कर रहा है, थोड़े दिन के अंदर ही क्या होगा कि ये सारे वकील हैं जो 2 गुटों में बंट जाएंगे,
क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी धीरे धीरे सामने आएगी कि क्या जिस जफर अली के खिलाफ हम उसके समर्थन में इतने आंदोलन कर रहे थे वो तो जिहादी निकला। उसने पूरे इस संभल के हिंसा को पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चर तैयार किया, ब्लूप्रिंट तैयार किया, और मास्टरमाइंड जो कहे जा रहे हैं उसमें से एक ये भी है। तो उसके बाद इन वकीलों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी गिरफ्तारी पर, उनको अपने गले में पट्टा बांध लेना चाहिए और बताना चाहिए कि हमने एक जिहादी का समर्थन किया, इसलिए हमें जनता माफ कर दे, हिंदू माफ कर दे। लेकिन खैर, जफर अली का भाई बोल रहा है कि जेल के अंदर खतरा है। कैसे खतरा है और क्यों खतरा है? अगर आप टेररिस्ट हो, अगर आप आतंकी हो, अगर आप देशद्रोही हो, अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे समाज के अंदर इतना गुस्सा है कि जेल में बंद अपराधी भी आपको माफ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जेल में कई ऐसी हत्याएं होती हैं, हमले होते हैं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ जो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और जो जेल के अंदर अपराध करके गए लोगों के नजर में भी वो जघन्य अपराध होता है, उन लोगों के ऊपर हमले होते हैं। तो क्या इसके भाई को ये लग रहा है कि जफर अली ने जो देशद्रोह किया है उसको जेल के अंदर भी माफ नहीं किया जाएगा? योगी के शासन में जेल प्रशासन इतना कठोर तरीके से जेल के मैनुअल का पालन करती है कि मुख्तार अंसारी को भी अंदर में बिरयानी नसीब नहीं होता था, उसको भी रूखी सूखी रोटी ही खाना पड़ता था। जब वो पंजाब के जेल में कैद था तो उस समय सारे अय्यासी के साधन उस जेल के अंदर थे, जिसके लिए अभी भी इंक्वायरी चल रही है कि वहां पर कौन कौन अधिकारियों ने उसकी सहायता की। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में आया, उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि खाने खाने को मोहताज हो गया, वही रूखी सूखी रोटी खाना पड़ता था, वही कंबल पर सोना पड़ता था, और वही चिंता में, स्ट्रेस में उसको हार्ट अटैक भी आया और वो फिर अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इसी तरीके से जफर अली को यह समझना चाहिए कि क्या वो सही में अपराधी है। अगर अपराधी है तो जेल के अंदर भी खतरा है, बाहर भी खतरा है। अगर अपराधी नहीं है तो उसे ये साबित करने के लिए कोर्ट के शरण में ही जाना चाहिए। कोर्ट अगर उनको कह देता है कि नहीं, आप इस पूरे हिंसा में आपकी कोई भूमिका नहीं है, तो ऐसे भी बाहर छूट कर आओगे और ये गर्व से कहना कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए लोग भी तुम्हें माफ कर देंगे। खैर, अब जफर अली के बाद ये बर्क की बारी आ गई, नोटिस जारी हो गए, नोटिस जारी हुई है, क्योंकि इसी तरीके से काम ही सरकार कर रही है। पहले फ्रंटल जो दीवार थी उसको तोड़ा गया, जो पत्थर हाथ में लेकर आया था, उसके बाद इसके कॉन्स्पिरेटर को तोड़ा गया, इसके बाद आगे बारी किसकी आएगी? जो इसके लिए फंड दिया था, पैसे दिया था, और उसके बाद बारी आएगी उन लोगों की जिन लोगों ने इसे बैक सपोर्ट किया था, उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। चाहे अखिलेश यादव का पूरा कुनबा हो या फिर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जो ये एक्सप्रेस वे पर हंगामा करते हुए संभल जाने की कोशिश की थी कि पुलिस ने हत्या कर दी है, इन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस के भी कई ऐसे लोग हैं, संभल में नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसने इस तरह के हिंसों में अपनी भूमिका निभाई है और जिसकी भी लिस्ट तैयार हो चुकी है। और इस हिंसा में भी सर सिर्फ संभल के लोग शामिल नहीं थे, बाकी भी कई ऐसे जिले हैं जिसके लोग इसमें शामिल थे। बिल्कुल ऐसा ही होता है, किसी भी जगह पर अगर मुसलमानों के बीच ये जो पूरा प्रायोजित किया जाता है उसमें उस जिले के उस जगह के ही लोग नहीं होते हैं, इसलिए तो ये मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम यूनिटी की बात की जाती है। चाहे बरेली में दंगा हो या मुजफ्फरनगर में दंगा हो या फिर संभल में हिंसा हो, ये हर जगह पर ये लोग वैसे ही अलग अलग जगहों से आते हैं। ये जब दिल्ली में 2020 में दंगा हुआ और जिस समय ये सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था, तो वहां पकड़ा जाने वाला, दिल्ली में पकड़ा जाने वाला आधा से ज्यादा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का था। मुजफ्फरनगर से आकर, मेरठ से आकर यहां प्रोटेस्ट कर रहा था और वो प्रोटेस्ट करते हुए पत्थरबाजी करने लगा, फायरिंग कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने बदले में पत्थरबाजों को पकड़ने की कोशिश की और फिर दंगा हो गया। लेकिन ये सारे जगहों से इकट्ठे होते हैं, ये इनके काम करने का तरीका है। इसलिए संभल में अभी तक तो संभल के लोग पकड़े जा रहे हैं, उसके नेता पकड़े जा रहे हैं। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा क्योंकि बर्क की मुसीबत तो अब बढ़ गई। अब इसके खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं उन सब में एक एक करके नोटिस थमाया जाएगा। ये पहला नोटिस इस बात के लिए है कि तुमने संभल में जब एएसआई सर्वे की बात हुई
उस समय से लेकर हिंसा तक जितने भी बयान दिए, जितनी भी टिप्पणियां की, जितने भी भाषणबाजी किए हैं, उन सब से इस हिंसा को क्यों ना जोड़ा जाए, इसका जवाब दो। और अगर वो पुलिस को जस्टिफाई कर पाया, सेटिस्फाइड कर पाया, तो उसके बाद तो इसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन संभावना इस बात की है कि नहीं, क्योंकि ये पूरे के पूरे पृष्ठभूमि जो तैयार की गई इस हिंसा की, उसमें सबसे बड़ी भूमिका बर्क की थी। और ये अपनी राजनीतिक रोटी सिर्फ नहीं सेक रहा था, बल्कि वहां पर मुसलमानों को लामबंद करके फिर से 1978 की तरह की स्थिति लेना पैदा करना चाहता था, जैसे 1978 में इन लोगों ने दंगा किया और हिंदुओं की पिटाई कुटाई ही नहीं की, बल्कि एक एक केस अब सामने आ रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति की लाश मिली जिसको 56 जगह पर आरी से काटा गया था, एक व्यक्ति को उसकी आंखें निकाल ली गई थी, ऐसे क्रूरता दिखाई गई थी उसके साथ। वही स्थिति पैदा करने की इन लोगों ने कोशिश की, लेकिन ये भूल गया कि उस समय सरकार जो थी आज वैसे ही सरकार नहीं है। आज सरकार वैसी है जो पुलिस को खुलेआम छूट दे रखी है कि दंगाइयों के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तुम पहले अपनी जान बचाओ, उसके बाद दूसरे की जान की चिंता करो। अगर वो तुम पर पत्थर फेंकता है, तुम पर बम के गोले फेंकता है, तुम्हारा हथियार छीनता है, तो सीधे फायरिंग करो। इसके लिए इंतजार मत करो कि बड़े अधिकारी हमें आदेश देंगे, पॉलिटिकल आदेश मिलेगा तभी हम ओपन फायर करेंगे। तो इसलिए इन लोगों को समझ में आ चुका है और तभी अभी बर्क को नोटिस मिला है, कुछ और नेताओं को नोटिस मिलेगा और संभल में ये जितने एक्शन है ये तब तक चालू रहेंगे जब तक कि शाही जामा मस्जिद में बैठकर ये लोग इस बात के लिए माफी न मांग ले कि हम लोगों ने पुलिस के साथ गलत किया और हम लोगों ने जो आरोप लगाए कि पुलिस ने मर्डर किया है, पुलिस ने हत्या की है, ये आरोप निराधार था। जब तक ये माफी नहीं मांगता सार्वजनिक तरीके से, तब तक ये काम चलता रहेगा। सर, ये बात तो उत्तर प्रदेश की है, थोड़ा सा उत्तराखंड का भी जिक्र करेंगे। वहां पे धामी सरकार का जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, 140 अवैध मदरसों पर ताला लगा है, तो इतनी बेचैनी क्यों? सुप्रीम कोर्ट दौड़कर ये लोग क्यों जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड की स्थिति है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी देर से जागी है, लेकिन जागी है ये माना जा सकता है, बहुत देर से जागी है। ये उत्तराखंड जो देवभूमि है, वहां पर जैसे डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, हल्द्वानी हिंसा हुआ था, वहां भी इन लोगों ने, दंगाइयों ने हंगामा खड़ा किया था और उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। मदरसा को तोड़ने की ही बात थी, एक मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पुलिस वहां गई थी, जिसके ऊपर पथराव किया गया, पेट्रोल बम से हमला किया गया। लेकिन वो जो धामी की सरकार ने उस स्थिति को देखा, उसके बाद देवभूमि ये बात, ये चर्चा होने लगी कि कैसे पूरे क्षेत्र का डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है। आप अगर हरिद्वार जैसे जगह पर, जो कि पवित्र स्थल है हिंदुओं के लिए, वहां पर जब मुसलमानों की जनसंख्या 34% हो जाए तो ये दुर्भाग्य की बात है। उधम सिंह नगर में 28% मुसलमान भर के आ जाए, ये कई जिलों में वहां 34 से 38% मुस्लिम हैं। ये अगर देवभूमि की स्थिति बन जाए कि बाहर से जा जाकर, ऐसा नहीं है कि सारे उत्तराखंड के हैं, बाहर से जा जाकर वहां बस जाता है और उसके बाद पूरे क्षेत्र के डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है, वहां के कल्चर को बदल रहा है, तो ये हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य की बात है। अब धामी को ये समझ में आया है, अब केंद्र से भी उनको ये आदेश मिला है, इसलिए यूसीसी भी वहां लागू किया गया। सबसे पहली बात, मदरसों के खिलाफ, अवैध मदरसे पहले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में भी पहले अवैध मदरसों के ऊपर कार्रवाई की गई, उसके बाद मदरसा जो कि वैध तरीके से चल रहे हैं लेकिन उसके फंडिंग का जो कनेक्शन है वो अवैध है, वो पैसे बाहर से लाए जा रहे हैं, वो टेरर फंडिंग भी करवा रहा है, तो उन मदरसों पर उसके बाद कार्रवाई होगी। और तीसरे स्तर पर देवभूमि को इन राक्षसों से मुक्ति का अभियान चल रहा है, क्योंकि वहां से इन लोगों की विदाई होनी चाहिए। ये जगह जगह जो हर 5 किलोमीटर पर मस्जिद दिख जाती है, आगे मदरसे दिख जाते हैं, ये दुकान खोलकर बैठे रहते हैं, इसके इकोनॉमिक बाइकाट की तो कई गांवों में शुरुआत हो चुकी है। और उसके बाद जो चाहे जिन जगहों पर पूजा पाठ करने के लिए पूरे देश से लोग जाते हैं, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, ये केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, इन सारे जगहों पर मुसलमानों की दुकानें बंद होगी।
जो स्थितियां अभी सामने दिखाई भी पड़ उठ रही रही है है। और जो मांग उठ रही है और जो सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, उस तरह से धीरे धीरे ये देवभूमि को मुस्लिम मुक्त करने की जो व्यवस्था कर रहे हैं धामी, वो अब देर आए दुरुस्त आयत वाली बात ही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों और कट्टरपंथियों पर सीएम योगी का हंटर तेजी से चल रहा है, जिससे अफरा तफरी मची हुई है। सपा सांसद बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई है। तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर धामी सरकार की सख्ती जारी है, जिसने मौलानाओं की नींद हराम कर दी है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।